स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं या पूर्ण प्रतियोगिता की क्या परिभाषा होती है, क्या दशाएं होती हैं बाजार के अंदर, उनकी चर्चा की। आज हम लोग इस बात की चर्चा करेंगे कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार में औसत आगम और सीमांत आगम किस प्रकार प्राप्त किया जाता है और ये वक्र किस प्रकार डिराइव किए जाते हैं, व्युत्पन्न किए जाते हैं। इस पर आज हमारी चर्चा होगी। जैसा कि मैंने कल आपसे चर्चा करी, पूर्ण प्रतियोगी बाजार की 4 दशाएं होती हैं। अगर हम पूर्ण प्रतियोगी के अंदर चर्चा करें तो 4 दशाएं: क्रेता विक्रेता की बहुत अधिक संख्या होना, समरूप उत्पाद करना, यानी फर्मों द्वारा जो उत्पादित पदार्थ हैं, जो औद्योगिक इकाइयां उत्पादन करती हैं, उन उत्पादित इकाइयों में समरूपता होती है, कोई अंतर नहीं होता। तीसरी विशेषता मैंने ये कही थी आप लोगों से कि क्रेता एवं विक्रेता को पूर्ण ज्ञान होता है। इन 3 विशेषताओं का संबंध अल्पकाल से है, और अल्पकाल वो समय अवधि है जिसमें कोई फर्म केवल कच्चे माल की मात्रा में श्रमिकों का ज्यादा उपयोग करके, ज्यादा बिजली का उपयोग करके उत्पादन को बढ़ा सकती है, या इनका उपयोग कम करके उत्पादन को घटा सकती है, ताकि वो अल्पकाल में भी अधिकतम लाभ कमा सके। उसका लक्ष्य अधिकतम लाभ ही। चौथी दशा मैंने कहा था कि दीर्घकाल वो समय अवधि है जिसमें उद्योग के अंदर फर्में आ भी सकती हैं और जा भी सकती हैं। यदि उन्हें लाभ हो रहा है तो नई नई फर्में उद्योग में आएंगी ताकि वो लाभ को अधिकतम कर सकें, और यदि फर्मों को नुकसान होता है तो अपने उद्योग से बाहर निकल जाएंगी, अपना उद्योग कार्य बंद कर देंगी ताकि वो अपनी हानियों को कम कर सके। ऐसी चर्चा कल मैंने की। यदि इन्हीं बिंदुओं पर विचार करें, मैंने 4 बिंदुओं की चर्चा करी जो आपको समझ में आनी चाहिए। समझ रहे हैं ना? सब बच्चे समझ रहे हैं। तो पहला बिंदु मैंने ये कहा, क्रेता विक्रेता की बहुत अधिक संख्या होना। दूसरा बिंदु, फर्मों द्वारा उत्पादित उत्पाद का समरूप होना। तीसरा बिंदु, क्रेता और विक्रेता को बाजार के बारे में पूर्ण ज्ञान होना। चौथा बिंदु, फर्मों का बाजार में प्रवेश और निर्गमन बिना किसी बाधा के होना। अगर ये 4 दशाएं पूरी हो रही हैं तो निश्चित रूप से ऐसी स्थिति में वस्तु की कीमत एक समान होगी, उसमें कोई अंतर नहीं होगा। हर क्षेत्र में जहां जहां पूर्ण प्रतियोगिता है, उस वस्तु की गुणवत्ता, मात्रा अगर बराबर है, और बराबर होती है पूर्ण प्रतियोगिता में, ऐसी जैसा कि हम मान्यता लेके चल रहे हैं, ऐसी स्थिति में उसकी कीमतों में कोई अंतर नहीं होगा। अब 3 चीजें आपको समझनी है: कीमत, औसत आगम और सीमांत आगम। जब हम कीमत कहते हैं तो जिस कीमत पर कोई पदार्थ बाजार में बेचा जाता है, सेल आउट किया जाता है, वो उसकी कीमत होती है। और हर अतिरिक्त इकाई बेचने पर उससे जो प्राप्ति होगी रुपया पैसा की, वो उसका सीमांत आगम कहलाएगा, हर अतिरिक्त इकाई से। और यदि इन कुल इकाइयों के बेचने से जो प्राप्ति होगी उसे हम जोड़ लें तो वो कुल आगम कहलाएगा। और यदि कुल आगम को उत्पादित इकाइयों से भाग दे दें तो वो औसत आगम होगा। तो कैसे आप डिफाइन करोगे? सीमांत आगम। सीमांत आगम, इसे इंग्लिश में बोलते हैं मार्जिनल रेवेन्यू। हर अतिरिक्त इकाई की बिक्री से धन की जो प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति क्या कहलाएगी? मार्जिनल रेवेन्यू या सीमांत आगम। अगर हम सीमांत आगम को जोड़ दें, योग कर दें, सिग्मा किसका साइन है? योग का साइन है, तो उससे में कुल आगम, ये क्या होगा? कुल आगम। और यदि कुल आगम को उत्पादन से विभाजित कर दें तो औसत आगम, ये आपका
कुल आगम बटे उत्पादन, और ये क्या हुआ आपका औसत आगम, औसत आगम। तीन बातें मैंने चर्चा करी। सीमांत आगम क्या है, कुल आगम क्या है और औसत आगम क्या है। मैंने आपको यह समझाया सीमांत आगम एक उत्पादक उत्पादन की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के बाजार में बेचने से जो प्राप्ति करता है, आर्थिक शब्दावली में सीमांत आगम कहा जाता है या मार्जिनल रेवेन्यू। और यदि सारी इकाइयों से जो प्राप्ति हुई सीमांत आगम की उसे जोड़ लें तो हमें कुल आगम की प्राप्ति होगी। और यदि कुल आगम को कुल उत्पादन से विभाजित कर दें, ये आपका कुल उत्पादन से विभाजित कर दें तो जो प्राप्ति होगी वो औसत आगम की होगी। जैसा कि मैंने चर्चा कही आप लोगों से कि भाई अगर हम पूर्ण प्रतियोगी बाजार की दशाओं में बात करते हैं तो हर अतिरिक्त वस्तु की कीमत में कोई अंतर नहीं होता, वो बराबर होती है। अगर मैं एक एग्जांपल लूं तो आप अच्छे से समझोगे। सपोज एक रिन सुप्रीम की 10 रुपए वाली टिकिया है और यहां अगर उसकी इकाई ले लें, यहां उसका सीमांत आगम ले लें, यहां उसका कुल आगम ले लें, यहां उसका औसत आगम ले लें, तो इसे हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं बिना किसी कंफ्यूजन, बिना किसी व्यवधान। पहली आपने टिकिया बेची, 10 रुपए प्राप्त हुए, दूसरी टिकिया बेची फिर 10 रुपए, तीसरी टिकिया बेची फिर 10 रुपए, चौथी टिकिया बेची फिर 10 रुपए, पांचवी बेची तो फिर 10 रुपए। क्योंकि हमारी पूर्ण प्रतियोगी बाजार की दशाएं ऐसी हैं कि जहां उसमें कोई अंतर होता ही नहीं। अगर हम इन्हें जोड़ते चले जाएं, पहली इकाई से 10 रुपया मिला कुल आगम, अगर दूसरी से इसे जोड़ेंगे तो 20 रुपया मिला, 2 इकाई का, 3 का 30, 4 का 40, 5 का 50। अगर इसे हम विभाजित कर दें कुल उत्पादन से, 1 इकाई 2 इकाई, 10/1 बराबर 10, 30/2 बराबर 10, 30/3 बराबर 10, 40/4 बराबर 10, 50/5 बराबर 10। इसका ये मतलब हुआ पूर्ण प्रतियोगी बाजार में सीमांत आगम और औसत आगम बराबर होते हैं। यदि हम इस टेबल को एक रेखा चित्र से प्रदर्शित करें तो अगर ये 10 रुपए का रिप्रेजेंट करता है, ये उत्पादन और ये आपका सीमांत आगम, औसत आगम और कुल आगम। अगर हम यहाँ पे 10 रुपए को इंडिकेट करते हैं, 5 रुपया और ये हमने 10 रुपया, ये हमारा, हम यहाँ पे 0 ले लें या 10 ले लें, ठीक है। तो जो इकाई आएगी ये औसत आगम और सीमांत आगम इस तरह से होगा, जबकि हर अतिरिक्त इकाई, ये पहली इकाई पे हमें इतना प्राप्त होगा, माने अगर आप यहां से खींचोगे तो ये आपका सीमांत और औसत आगम मिलेगा, जबकि कुल आगम इस तरह से दिखाई देगा। जैसे जैसे अतिरिक्त इकाई बेचोगे, हर अतिरिक्त इकाई उत्पादन पर आपका कुल आगम बढ़ता चला जाएगा, जो ऊपर की ओर दिखाएगा। तो आज एक स्टूडेंट्स आपने समझा पूर्ण प्रतियोगी बाजार के अंतर्गत आगम किस प्रकार निर्धारित होता है, सीमांत आगम क्या होता है, कुल आगम क्या होता है, औसत आगम क्या होता है, उसकी गणना कैसे की जाती है, सीमांत आगम की गणना कैसे की जाती है। ये चर्चा करने के बाद कल हम इस पर चर्चा करेंगे औसत और सीमांत लागत, उसके पश्चात बात करेंगे फर्मों का संतुलन किस प्रकार होता है। थैंक यू।